रसायन विज्ञान में जल के बारे में बता चुके हैं कि इसका हिमांक गलनांक, तो जल की कठोरता के बारे में आज जानेंगे कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। जल में कितने प्रकार की कठोरता? दो प्रकार की, एक अस्थायी कठोरता और दूसरी अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्या है? यदि कठोरता जो है जल को उबालने से नष्ट हो जाए तो अस्थायी कठोरता हो जाएगी। यदि जल को उबालने से भी वो नष्ट ना हो तो अस्थायी कठोरता। अस्थायी मतलब ना जाए, अस्थायी मतलब चली जाए। ये बात को लिख लीजिए। जल की कठोरता लिखिए, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अस्थायी कठोरता। नंबर दो, अस्थायी कठोरता। हेडिंग डालिए अस्थायी कठोरता। हेडिंग डालिए अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है, जल की कठोरता जल की कठोरता यदि जल को उबालने से यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है, तो उसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो उसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। कहते हैं। अब यही डालिए दूसरा, अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाएगी तो ऐसी कठोरता हो जाएगी अस्थायी। लिखिए, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है, यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है, तो उसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। अब हेडिंग डालिए जल की अस्थायी कठोरता। पहले इसे लिखिए रहने दो। जल की कठोरता कैल्शियम, अस्थायी मत डालना, ऐसे लिखो नोट डाल के। जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जल की कठोरता नोट डाल के लिखिए, जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम
कैल्शियम का प्रतीक क्या है भैया? Ca तथा मैग्नीशियम Mg के सल्फेट क्लोराइड के सल्फेट क्लोराइड के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता यदि जल को उबालने से नष्ट हो जाती है तो जल की अस्थायी कठोरता कहलाती है। यदि जल को उबालने से नष्ट नहीं होती है तो अस्थायी कठोरता कहलाती है। लेकिन जल की कठोरता कैसे आती है जल में, इसके बारे में जानते हैं कि यदि जल की कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड जल में उपस्थित होते हैं, इनके कारण जल की कठोरता आ जाती है। अब लिखिए जल की अस्थायी कठोरता। अब हेडिंग डालिए जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता, हेडिंग डालिए जल की अस्थायी कठोरता। इसमें कितने प्रकार की कठोरता के बारे में जिक्र किया गया है? दो प्रकार के। एक में कौन सा सूत्र काम कर रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता आ रही है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड से अस्थायी कठोरता आएगी। ठीक, दोनों बातें एक में लिख दी गई है, इसी बात को लिख लीजिए। जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अगर कठोरता आ गई है इसके उपाय भी होंगे, लिख लीजिए अस्थायी कठोरता के दूर करने के उपाय। अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। नंबर एक, जल को उबालकर, जल को उबालकर। नंबर दो, जल में चूना को प्रवाहित करके, जल में चूना को प्रवाहित करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। हो गया। अब हेडिंग डालिए जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता।
जल की अस्थाई कठोरता जल की अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड के कारण होती है। अस्थाई कठोरता को दूर करने के उपाय क्या हैं? अस्थाई कठोरता को दूर करने के उपाय। पहला लिखिए धामन सोडा। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसका सूत्र भी पूछता है और रासायनिक नाम भी पूछता है, जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र लिखिए Na2CO3। रासायनिक नाम लिखिए रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। दूसरा लिखिए बेकिंग सोडा। ये बहुत पूछता है दोनों। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र लिखिए NaHCO3। NaHCO3। इसके पहले भी नोट लगाए थे, आप लोग बताते रहिए, नोट डाल के लिखिए। अग्निशमन यंत्रों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बता चुके हैं। पर्यावरण बाहर है तो क्या बताएगा? लिखिए, आग नहीं करते यार तुम लोग। अग्निशमन यंत्रों में आग लगने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों पॉइंटों को एक साथ लिखवा दिए थे, यही बात लिख लीजिए, याद तो करोगे नहीं।
अग्निशमन यंत्रों में अग्निशमन यंत्रों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या होता है सूत्र? CO का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए दूसरा पॉइंट लीजिए, पहले पेट्रोल देख लो। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड चौथा पॉइंट लिखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, वो LPG है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन या हीलियम भरी रहती है। और हाँ, उसमें लिखा रहता है सारी बातें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या इसे क्या कहते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब लिखिए कुछ महत्वपूर्ण
कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ तथा उनके अम्ल। इधर लिखिए नोट, इधर डालिए पदार्थ, इधर डालिए अम्ल। पदार्थ में पहला लिखिए दही या खट्टे पदार्थ। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? लैक्टिक अम्ल। अरे दूध से ही तो बनाया दही यार। चलो, दूध से दही बनना कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है, इसके पढ़ाएंगे भौतिक परिवर्तन। वह क्रिया जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में परिवर्तित हो रही है, फिर अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन ऐसी क्रिया जो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तो हो गई, लेकिन पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या दूध से दही बनने के बाद दही को दूध बनाया जा सकता है? नहीं, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। माठा अलग चीज है, दूध से दही बनाना मूल अवस्था को प्राप्त होने वाली। तो जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से फिर जल बनना, ये भौतिक तथा रासायनिक दोनों क्रिया पर आधारित है। मतलब वो अवस्था जो मूल अवस्था बर्फ की क्या है? बर्फ की मूल अवस्था क्या है? जल। जल से बनी बर्फ, और अगर फिर उसे बर्फ से जल बनाना हो तो बन जाएगी। तो वही तो बता रहे वो पदार्थ जो अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तो हो, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर अपनी मूल अवस्था में अगर धारण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अपनी अवस्था मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के बाद फिर से मूल अवस्था को धारण ना कर सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनने के बाद दही को फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। कैसा परिवर्तन है ये? जैसे पानी बन जाएगा। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना तथा दूसरी अवस्था से पुनः मूल अवस्था को प्राप्त होने की क्रिया को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। दही खट्टे पदार्थ में होते हैं, सभी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब लिखिए आम, इमली, अंगूर। आम, इमली, अंगूर, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। टमाटर में बहुत पूछता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लिख लीजिए, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल हो गया। कुछ यहां लिख लो थोड़ा सा। पदार्थ अम्ल, हाँ भैया, अच्छा, यहां लिख लो चींटियों में, चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों में कैसा अम्ल? फार्मिक अम्ल। संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में विटामिन सी की अधिकता है। विटामिन सी में कौन सा होता है? कौन सा अम्ल? अरे यार, सब पढ़ के भूल गए तुम। साइट्रिक अम्ल। कल से एक बढ़िया नीम से एक डंडा काटना तो बेहतरीन। बिना मार के, बिना डर के, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। नहीं, लेकिन तुम्हें अगर मार करके हम रटा के अगर तुम्हें परीक्षा में पास करा देंगे तो किसी परिवार का जीवन उद्धार हो जाए, और आप भी मानोगे किसी गुरु ने पढ़ाया और हम सफल हो गए, तो वो परिवार प्रदूषित नहीं होगा। मतलब उसका उद्देश्य भी भलाई के लिए किया जा रहा है। जब किसी पशु या पक्षी
कि अगर या किसी पेड़ पौधे की हानि किसी के हित के लिए किया जाए तो वो नुकसानदायक नहीं होता, तो उसका पाप नहीं लगता है। हाँ ठीक, कल से काटना तुम। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उतार लो भैया। अब इसकी आगे कल पढ़ाएंगे भू परपटी में तत्वों का विलयन। ठीक, भू परपटी में कौन से तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से कम मात्रा में पाए जाते हैं। अंकित